नमस्कार जी। मैं नारायणलाल खरोल आज आपके बीच में विज्ञान का कक्षा 10 का एक वीडियो और लेकर के आया हूं, जिसमें मैं राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो विज्ञान की किताब चलती है उसके अंदर का जो पार्ट नंबर 3 है, जिस पार्ट का नाम आनुवांशिकी मतलब अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स, उसका पहला भाग पढ़ाने के लिए आया हूं। मतलब उस पार्ट की जो शुरुआत में जो जानकारी लिख रखी है वो जानकारी आपके बीच में रखने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। तो चलिए, तो सबसे पहले ये जो मैं अभी इस वीडियो में पढ़ाऊंगा या इस वीडियो में बताऊंगा तो वो कौन से बिंदु हैं जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। तो मैं इन पॉइंटों पर चर्चा करते हुए आज के इस वीडियो को खत्म करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनिए। आप बात ये सुनिए कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप किसी ऐसे बच्चों को जानते हो, ऐसे किसी भैया को जानते हो, ऐसे किसी बहन को जानते हो जो कक्षा 10 के अंदर पढ़ते हैं, तो उस तक ये लिंक भेजने का भी प्रयास करें, जैसे क्या कि ज्यादा से ज्यादा वो भी उसका फायदा उठा सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत इससे करते हैं कि हम सबसे पहले जो पाठ पढ़ना चाह रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान की किताब का, उस पाठ का नाम है आनुवांशिकी। तो वास्तव में सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं कि वास्तव में आनुवांशिकी कहते किसको है, आनुवांशिकी होती क्या है, आनुवांशिकी का मतलब क्या है, इसके मतलब को जानने का प्रयास करते हैं। तो जानने का प्रयास करिए, समझिए कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब विज्ञान की एक ब्रांच है। व्हाट इज द जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये विज्ञान की एक शाखा है। तो ये जीव विज्ञान की एक ब्रांच है। कौन सी शाखा है जिसमें क्या किया जाता है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दो बातों का अध्ययन किया जाता है। बात नंबर 1 और बात नंबर 2, उसको थोड़ा आप छोड़ेंगे कौन सी बात है जिसमें क्या होता है। नंबर 1 तो मैं यहां पर लिखा मैंने हेरिडिटी। हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता। तो एक तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, या सजीवों की विभिन्नताएं जो होती है, वेरिएशन जो होते हैं, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अब अभी दोबारा सुनिए, क्या समझिए, मैंने यहाँ एक शब्द और लिखता हूं सजीव, जिसमें दोनों आगे, पेड़ पौधे भी आगे, जीव जंतु भी आगे। तो सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, या सजीवों के लक्षणों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उन विभिन्नताओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको जानकारी में आ गया होगा कि जेनेटिक्स क्या है, आनुवांशिकी क्या है। विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें आनुवांशिकता मतलब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएगा उसका, और लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते समय क्या विभिन्नताएं रह जाती हैं, क्या क्या विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, इस बात का विज्ञान के जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको आनुवांशिकी कहते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये शब्द जो है ना आनुवांशिकी, आनुवांशिकी अंग्रेजी में इसको जेनेटिक्स बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको जेनेटिक्स बोलते हैं और जेनेटिक्स बोलते हैं। इस जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था जी? बेटसन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस जेनेटिक्स शब्द का उपयोग किया था। और 1905 सन है, सन तो चलो भाई सामाजिक पढ़ नहीं रहे हम लोग, लेकिन सब ध्यान जरूर रखना है कि जेनेटिक्स वर्ड को सबसे पहले बेटसन ने उपयोग किया था। और इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा के जो जीन है उस जीन से हुई है। तो अब आप क्या ध्यान में आया? अब हम क्या पढ़ते हैं आगे का, और दूसरा टॉपिक पढ़ने का प्रयास करते हैं। और वो दूसरा टॉपिक क्या है जी? आनुवांशिक लक्षण। तो पहले आप लोग समझ जाइए, सिंपल भाषा में यह है कि लक्षण, या यूं समझ लो कि ऐसे लक्षण, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ये आनुवांशिक लक्षण का परिभाषा मिल गई आपको, मतलब ऐसा लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। बहुत सारे लक्षण ऐसे भी होते हैं जो जीव अपने जीवन काल में क्या कर देता है, उसको अर्जित कर लेता है, लेकिन वो अपनी अगली पीढ़ी में नहीं जा पाते हैं, तो वो उपार्जित लक्षण हो जाते हैं। और आनुवांशिक लक्षण वो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जो ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचय होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो सजीव होते हैं उन सजीवों में लैंगिक जनन होता है, और उस लैंगिक जनन में क्या बनते हैं, उस लैंगिक जनन के दौरान युग्मक बनते हैं, युग्मक, और वो युग्मक के माध्यम से क्या बनते हैं जी? युग्मक बनते हैं। उन युग्मकों में के माध्यम से लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं।
सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मक बनता है और युग्मकों के माध्यम से लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, और ऐसे लक्षण जो क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। कुल मिलाकर के जो लक्षण जनक से, पेरेंटल से संतति में संचरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ऐसे लक्षण को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिकी के शब्द को और आनुवांशिक लक्षण के बाद जानने के पश्चात अब हम समझते हैं वंशागति और आनुवांशिकता का मतलब। ठीक है, तो वंशागति क्या है? आनुवांशिक लक्षण का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाना। कौन से लक्षणों का? आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति में, कौन से ना, ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं, संतति में जाना, आनुवांशिक लक्षण का जनक पीढ़ी से संतति में जाना वंशागति, या जिसको आनुवांशिकता बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति में जाना वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, लीजिए ये परिभाषा हो गई आपकी, इसकी जानकारी मिल गई। अब आपको ये पता होना चाहिए वंशागति और आनुवांशिकता को अंग्रेजी में हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेरिडिटी। और ये हेरिडिटी जो है, ठीक है, आप ये समझिए कि हेरिडिटी शब्द किससे लिया गया है, क्या ये सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किसने किया था? तो पहले बेटसन का नाम आया था और यहाँ स्पेंसर का नाम आ रहा है। तो सबसे पहले हेरिडिटी शब्द का, वंशागति का या आनुवांशिकता का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम आया तो वो स्पेंसर आया। तो आप लोग ये जानकारी मिल गया होगा, जेनेटिक्स इज द वन ब्रांच। आनुवांशिक लक्षण वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा, और वंशागति क्या है कि आनुवांशिक लक्षण का जनक से संतति में जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना का जो प्रक्रिया है उसको वंशागति या हेरिडिटी बोलेंगे। और हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्पेंसर ने किया था। ये जानकारी मिल गई। अब आपको क्या पता करना है, आगे की तरफ करते हैं। हमें पता चला कि हम जेनेटिक्स के अंदर दो चीजों का अध्ययन करते हैं, एक तो लक्षणों की वंशागति का मतलब आनुवांशिकता का, दूसरा करते हैं सजीवों के अंदर जो लक्षणों के अंदर जो विभिन्नताएं आती है उसका। तो मैं आपको बताता हूं कि शरीर मतलब सजीवों में वेरिएशन आता कहां से, वेरिएशन आता कहां से। तो आप यूं समझो, लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, लैंगिक जनन के सजीवों के अंदर, और जिसमें लैंगिक जनन हो रहा है, लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, जब युग्मक बनते हैं या उसके जो जीनी संरचना होती है उसमें कुछ बदलाव होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि जीन क्रॉसिंग होती है, मतलब जीन विनिमय होता है। तो जीन विनिमय के द्वारा सजीवों में विभिन्नताएं आती है। लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय जो होता है, जीन क्रॉसिंग जो होती है। अब आप समझे कि जीन क्या है? जीन वो कारक होता है जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। और अगर जीन में कुछ फेरबदल हो गया, मतलब कुछ बदलाव हो गया, मतलब सेम टू सेम जीन अगर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में गया तो कोई विभिन्नता नहीं आएगी। लेकिन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते समय जीन में कोई फेरबदल हो गया, ठीक है, जीन क्रॉसिंग हो गया, जीन विनिमय हो गया, तो विभिन्नताएं होगी। तो सजीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण क्या हो गया जी? विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण क्या हो गया जी? विभिन्नताएं उत्पन्न जीन विनिमय के द्वारा होगी। अब आपको पता चल गया जी। तो लैंगिक जनन के दौरान अगर जीन विनिमय हो जाता है तो जीन विनिमय के माध्यम से सजीवों में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, और उसी विभिन्नताओं के कारण फिर जीव का विकास होता है। भाई हम शायद समझो कि चलो एक कोशिका से विकसित होते हुए इतने विकसित अगर हम बन गए तो हमारा एक जीवन काल अगर समझे कि हमारा विकास कैसे हुआ तो बदला है। और विकास इसलिए हुआ होगा कि हमारे अंदर विभिन्नताएं उत्पन्न होती होगी, और वही विभिन्नताएं जैव विकास का आधार बनती हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यही है कि जब कोई जन्म होता है और उसके दौरान जीन की संरचना में कोई बदलाव हो जाता है, जीन क्रॉसिंग हो जाती है, तो उसके कारण सजीवों में वेरिएशन आ जाता है। तो अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, चलिए अब एक ऐसे व्यक्ति के बारे में छोटी मोटी जानकारी लेते हैं जो किताब में छोटा मोटा लिख रखा है उसकी जानकारी। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये जो मेंडल है उस मेंडल का जीवन परिचय जानते हैं। वो जानते इसलिए है क्योंकि ये जो पूरी किताब है जेनेटिक्स नाम की, या जो पूरा टॉपिक है, पूरी जो ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसको आनुवांशिकी बोलते हैं, आनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ द जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जीवन खपाया है कि एक लक्षण दूसरे
फीडी में कैसे जाता है, लक्षणों की वंशागति कैसे होती है, मटर के पौधे को चुन करके या पादप पे उन्होंने संकरण के प्रयोग करा करके कुछ हमें बताया था। तो सबसे पहले हम ग्रेगर जॉन मेंडल मतलब मेंडल का जीवन परिचय जरूर जानते हैं, जिसको आनुवंशिक का पिता कहता है, तो क्यों ना हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी लें और जानकारी लेकर के पता तो करें कि क्या चीज है। तो सबसे पहले तो मैं उनका पूरा नाम लिख रहा हूं, मेंडल साहब का ग्रेगर जॉन मेंडल, ये उनका पूरा नाम है। जीवन परिचय कर रहे हैं हम, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ ना, जन्म वो कब हुआ था पता है? वो उनका जीवन काल चलता है 1822 से लेकर के 1884 तक, ये उनके जीवन काल है। इसका मतलब 1822 की कौन सी तारीख को, 22 जुलाई को वो जन्मते और इसकी 6 जनवरी को वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन का पता चल गया, जन्मे कब 22 जुलाई 1822, मृत्यु कब हुई 6 जनवरी 1884 को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो था उनका जन्म का स्थान की जानकारी किताब में लिख रखी है, तो क्यों ना उनके जन्म स्थान के बारे में समझाए। ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का हेंजेनड्राफ देश था ऑस्ट्रिया, उसका हेंजेनडार्फ प्रांत था और उसका सिलिसियन गांव था। उसके अंदर मतलब ऑस्ट्रिया के हेंजेनड्राफ प्रांत के हेंजन, ठीक है, हेंजेनड्राफ प्रांत के सिलिसियन गांव में उनका जन्म हुआ था। बढ़िया बात है, ध्यान में आ गया। 22 जनवरी 1822 को ग्रेगर जॉन मेंडल जी जन्मते हैं, 6 जनवरी 1884 को ग्रेगर जॉन मेंडल जी दुनिया छोड़ के जाते हैं और उनका जन्म का स्थान ऑस्ट्रिया के हेंजेनड्राफ के सिलिसियन में हुआ। एक जानकारी ये भी लिख रखी है, 1842 के अंदर उन्होंने दर्शन शास्त्र में डिग्री ले ली थी, फिलोसोफर बन गए थे वो, दर्शन शास्त्र में उनको डिग्री मिली थी। 1843 में उनके साथ ये हुआ कि 1843 के अंदर वो ऑस्ट्रिया का जो ब्रून शहर था, ऑस्ट्रिया का जो ब्रून शहर था, उस ब्रून शहर में वो पादरी बन गए, मतलब पुजारी ईसाई धर्म के जो पुजारी होते हैं उनको पादरी कहते हैं। वो ब्रून शहर के अंदर पादरी बन गए और वहां उन्होंने, वहां जो जिस ब्रून शहर में वो चर्च के पादरी बन गए थे, तो वहां जहां पर वो रहे थे ना, ब्रून शहर के अंदर जिस चर्च के वो पादरी थे, वहां के बगीचे में, वहां पर गार्डन जो था, वहां पर उन्होंने मटर के पौधे पर, उद्यान मटर पर उन्होंने प्रयोग किए। बड़ा फेमस जानकारी होती है। तो मेंडल साहब ने अपना जो मेंडल के नियम बताए, जिसको आनुवांशिकता के नियम बोलते हैं, जिसको हेरिडिटी के नियम बोलते हैं, वंशागति के नियम बोलते हैं, तो वंशागति के नियम के उन्होंने प्रयोग किस पर किया? तो उन्होंने जिसके ऊपर प्रयोग किया वो मटर का पौधा था, वो भी उद्यान मटर था, उद्यान मटर था। और उद्यान मटर जिस पौधे पर उन्होंने काम किया ना, मेंडल ने अपना जीवन खपाया, जब मतलब ब्रून शहर में चर्च पर पादरी रहते हुए वहां पर जो बगीचा था, गार्डन था, उस गार्डन के ऊपर मटर के पौधों पर उन्होंने अपने जीवन के 7-7 8-8 साल खपाए और उसी का निष्कर्ष हम जो पढ़ते हैं वही निष्कर्ष मेंडलवाद कहलाता है, मतलब वंशागति के नियम कहलाते हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जिस मटर पर उन्होंने काम किया उस मटर का वैज्ञानिक नाम हम आपको बताते हैं, पाइसम सेटाइवम। तो मटर जो है उस मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सेटाइवम। तो लीजिए आपको जानकारी मिल गई कि मेंडल साहब ने उद्यान मटर पर काम किया। 22 जुलाई 1822 को जन्मने वाले, ऑस्ट्रिया शहर के हेंजेनड्रॉफ के सिलिसियन गांव में जन्मने वाले मेंडल साहब ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने फिलोसॉफी की पढ़ाई 1843 में की और 1843 के आसपास तो वो क्या हो गए थे, वो इससे ब्रून शहर के तट में पादरी बन गए थे और वहीं उन्होंने उद्यान मटर, जिसका पाइसम सेटाइवम उसका वैज्ञानिक नाम है, उसके ऊपर उन्होंने काम किए। कितने साल काम किए बताएं? लगभग 7 साल काम किए उन्होंने। मटर के पौधों पर उन्होंने 7 वर्ष काम किया था, लगभग कहा जाता है। और 7 वर्ष भी कब? 1856 से लेकर के 1863 तक की जो अवधि है उस अवधि में काम किए। 7 अलग अलग मटर के लक्षणों पर उन्होंने अपना प्रयोग किया और उसका निष्कर्ष निकाला। और निष्कर्ष कारण है मेंडल सफल क्यों हुआ, उसे कारण हम पढ़ने वाले कि मेंडल सफल क्यों हुआ, मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, वो कारण हम लेने वाले हैं। तो ये वो 7 साल थे। फिर उन्होंने जो भी प्रयोग किए थे ना, तो उस प्रयोग को उन्होंने 1865 में, आंकड़ा मैंने नीचे की तरफ देखा और आपको बताया, 1865 में
ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो भी प्रयोग थे, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष उन्होंने जो अपने प्रयोग थे मटर के पौधे पर, वो प्रयोग का निष्कर्ष उन्होंने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने 1865 के अंदर प्रस्तुत किया। और 1866 के अंदर तो 1866 के अंदर वो जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, उसकी वार्षिकी में, उसकी एनुअल की जो पेज छपता था, उस वार्षिकी में पादप पर संकरण, पादप या पादप पर संकरण के प्रयोग या पादप संकरण पर प्रयोग, पादप संकरण पर प्रयोग, इस शीर्षक से, इस हेडलाइन से, ठीक है, उन्होंने इस हेडलाइन से क्या किया, एक लेख छपा था, पादप संकरण पर प्रयोग, 1866 की वार्षिकी में इस किताब के। इस ये जो है ना ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में समक्ष प्रस्तुत तो 1865 में कर दिया था, लेकिन वो जो लेख छपा था ना, वो लेख इस शीर्षक से नाम छपा था, पादप संकरण पर प्रयोग, ठीक है। और फिर उन्होंने जब बताया था ना, ये लेख छपा था, उसके समय से मेंडल साहब खूब आगे थे। उस समय जो इन्होंने बात बताई थी कि लक्षण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाता है, तो जो बातें उन्होंने बताई, वो उन बातों को उस समय कोई समझ ही नहीं पाया साहब, बिल्कुल नहीं समझ पाया। 30-35 साल बाद अलग अलग देशों में वही नतीजे पर पहुंचे, तो वो मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता के नाम ही पढ़ेंगे इसी पाठ के अंदर, तो वो अपने समय से काफी आगे थे, और इसलिए उनको कोई इज्जत नहीं मिली। जब 30-35 साल बाद वही नतीजा लोगों ने वापस पाया, तो उनको इज्जत मिलने लगी, और वो इज्जत आज भी चल रही है। इनको क्या कहा जाता है, हु इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, द ग्रेगर जॉन मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब आनुवांशिकी के पिताजी कौन थे, तो आनुवांशिकी के पिताजी, ठीक है, के पिताजी के नाम से, आनुवांशिकी के जनक के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। और जब 6 जनवरी का तारीख आया था 1884 के अंदर, वो दुनिया छोड़ के चले गए। जब वो दुनिया छोड़ के चले गए, उनको ज्यादा कोई नहीं जान पहचानता था, लेकिन फिर कोई मेंडलवाद को पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक इसी पाठ के अंदर पढ़ेंगे, जो उन्होंने वापस खोजा, तो इनका जीवन जाने लगा। आज जेनेटिक्स के अंदर जो कोई पढ़ता है, जेनेटिक्स में अगर कोई रिसर्च करता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। तो छोटा मोटा जीवन परिचय मिला, ज्यादा कोई बात तो जानकारी मिली नहीं। ऑस्ट्रिया के हेंजेनड्रॉप प्रांत के सिलिसियन गांव में जन्मने वाला इंसान एक ब्रून शहर का पादरी बन करके वहां पर मटर के पौधे पर 7 साल प्रयोग करके फिर उनका निष्कर्ष ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पर के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात पादप संकरण पर प्रयोग नाम से वो लेख छपता है, और ये जानता है वंशागति के नियम इन्होंने दिए, आनुवांशिकता के नियम पढ़ने हैं तो इनके नियम पढ़ते हैं हम लोग, और ये 2-3 नियम हम इस पाठ के अंदर पढ़ने भी वाले हैं। तो लीजिए, ये हमने आपके सामने रखा मेंडल का जीवन परिचय। अब हम क्या करते हैं आपके बीच में, अब हम क्या करते हैं, मेंडल की सफलता के कारण बताते हैं कि मेंडल सफल क्यों हुआ साहब, वो रीजन बताइए जिसके कारण हम कह सकते हैं कि ये इसके कारण मेंडल सक्सेस हुआ, मेंडल सफल हुआ। तो मेंडल की सफलता के कारण देखते हैं, रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल की सफलता के कारण। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मतलब मेंडल की सफलता के 3 कारणों को हम बता रहे हैं, सफलता के कारण। लीजिए कारण समझते हैं। कारण नंबर 1, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। 7 साल काम किए तो 7 लक्षणों पर काम किए, यूं समझ लो। तो मेंडल ने एक समय में, आपटा नहीं भरा, मारवाड़ी मेवाड़ी शब्द है, इसका मतलब है कि उन्होंने 2-2, 3-3 लक्षणों को एक साथ अध्ययन नहीं किया। एक समय में एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया, इसलिए मेंडल सफल हुआ। वन टाइम में वन कैरेक्टर वाला, वन लक्षण वाला कि एक लक्षण की वंशागति का उन्होंने अध्ययन किया था। एक बात ये। दूसरा, उन्होंने जो भी प्रयोग किया था ना, संकरण के प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। विश्लेषण लिखा नहीं पाया, समझिए, विश्लेषण किया ना। तो आप समझो, ये आधा से है ना, ये विश्लेषण किया नहीं, समझो। तो मेंडल ने संकरण के प्रयोगों का जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया, मतलब आंकड़ों में बताया उन्होंने।
मैथमेटिकली बताया उन्होंने, उसका एनालिसिस किया उन्होंने, सांख्यिकी एनालिसिस किया उन्होंने। तो ये भी मेंडल की सफलता का कारण था। दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए सही पादप को चुना। तो मटर के पादप को चुनने के कारण, सही पौधे को चुनने के कारण, तो लीजिए मेंडल सफल इसलिए हुआ, बात नंबर 1, क्योंकि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। बात नंबर 2, मेंडल ने अपने जो भी संकरण के प्रयोग किए उनका सभी का सावधानी पूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया, इसलिए मेंडल सफल हुआ। और मेंडल ने मटर का पौधा चुना, मेंडल ने सही पौधे का चयन किया, सही पौधे को चुना, इसलिए वो मेंडल सफल हुआ। तो सही पौधा भी कौन सा? उद्यान मटर पर उसने काम किया, इसका मतलब उसने मटर के पौधे पर काम किया। तो मटर का पौधा चुनना भी उनकी सफलता का कारण था। अब मैंने, हमारे जमाने में ये बड़ा शानदार प्रश्न आता था कि भाई मटर के पादप का चयन, मेंडल ने मटर का पादप क्यों चुना और मटर के पादप को चुनने का क्या कारण था? तो उसके रीजन को हम पढ़ते हैं, 2-4 रीजन अपने को मिलेंगे और 2-4 रीजन को पढ़ते हैं, बात खत्म करते हैं। आज का वीडियो फिर यहीं से हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना। लीजिए हमने चौक हाथ में लिया, अब आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है। मटर के पाइसम सेटाइवियम वैज्ञानिक नाम है इसका। मटर के पादप को चुनने का कारण, नंबर 1, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। क्या होता है? 1 वर्षीय। अब इस 1 वर्षीय होने का फायदा क्या है? इस 1 वर्षीय होने का फायदा यह है कि आप कम समय में अनेक वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, उसका जीवन काल कम होता है। तो जीवन काल कम होने के कारण या उसका जीवन काल 1 वर्षीय होने के कारण हम अनेक वीडियो का अध्ययन एक साथ कर सकते थे, इसलिए यानी अनेक वीडियो का अध्ययन किया जा सकता था, इसलिए मैं मटर के पौधे को चुना। दूसरा, मटर के पौधा द्विलिंगी पुष्प होता है। कौन सा पुष्प होता है? द्विलिंगी पुष्प। मटर का पौधा क्या था? द्विलिंगी पुष्प होता है। द्विलिंगी पुष्प का मतलब इसमें परागकण और स्त्री केसर दोनों एक साथ होते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक हो जाते हैं। अगर द्विलिंगी पुष्प कह रहा था कि मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प होता है, इसका मतलब द्विलिंगी पुष्प का मतलब पुंकेसर और स्त्री केसर, मतलब फूल का जन भाग, मतलब नर भाग और मादा भाग स्त्री केसर दोनों अगर एक ही पुष्प पर हो तो उसको क्या बोलते हैं जी? द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। तो इसका मतलब पुंकेसर पर बनते हैं परागकण, जो नर युग्मक का काम करते हैं परागकण, और ये परागकण अगर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, 3 भाग होते हैं इसके, तो मैं इसका केवल वर्तिकाग्र लिख रहा हूं, ठीक है। वर्तिकाग्र और अंडाशय, तो वर्तिकाग्र पर अगर जाते हैं तो अगर परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो स्व परागण कहलाएगा, एंड परागकण अगर दूसरे के वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो पर परागण कहलाता है। तो मेरी बात समझो आप लोग, तो मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प होता है, इससे बड़ी आसानी से हम स्वयं परागण करा सकते हैं और स्वयं परागण करके समयुग्मजी या शुद्ध पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए मतलब मटर का पौधा चुना। तो मूल कारण है कि मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प था, जिससे आसानी से स्वयं परागण करा करके शुद्ध पौधे प्राप्त किए जा सकते थे, इसलिए उसने मटर का पौधा चुना। दूसरा, इसमें बड़ी आसानी से विपुंसन, एक शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने, एक शब्द देख देता हूं, विपुंसन ही है, ठीक है, विपुंसन ही है। तो इसमें आसानी से विपुंसन करवाया जा सकता है। विपुंसन का मतलब एक चिमटे से पुष्प के पराग कणों को पकड़ करके हम दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर ले जा करके पर परागण आसानी से करा सकते हैं, पर परागण आसानी से करा सकते हैं, इसलिए मटर के पौधे को चुना। और एक और लक्षण है, और वो एक और लक्षण क्या है? वो एक और लक्षण ये रहा जिसके कारण मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधे में विभिन्न वीरप्यासी लक्षण पाए जाते हैं, विभिन्न जोड़ी वीरप्यासी, विभिन्न जोड़ी वीरप्यासी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कैसे? मटर के पौधे में लंबा, मतलब पादप की ऊंचाई लेवाना लक्षण, तो उसमें लंबे मटर के भी थे, गोले मटर भी थे। अगर आप मटर के फूल वाले लो तो उसमें सफेद फूल वाले भी मटर के पौधे भी थे, बैंगनी वाले भी थे। इसका मतलब वीरप्यासी जोड़े, मतलब विभिन्न जोड़ी वीरप्यासी लक्षण पाए जाते हैं मटर में, इसलिए मटर का पौधा। तो मटर के पौधे को चुनने का कारण क्या है? मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, जीवन काल कम होता है, कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। मटर का पौधा द्विलिंगी पुष्प होता है, तो बड़ी आसानी से स्वयं परागण करा करके शुद्ध पौधे प्राप्त कर सकते हैं। मटर के पौधे में
विपुंसन के माध्यम से आसानी से परपरागण कराया जा सकता है और विभिन्न जोड़ी विप्यासी लक्षण होने के कारण उसमें मतलब लंबे पौधे का बोने के साथ सफेद फूल वाले का बैंगनी फूल वाले के साथ करा करके उसका संकरण का कराया जा सकता है। मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के विरप्यासी लक्षण वाले मटर के पौधे भी होते हैं, मतलब विरप्यासी लक्षण के जोड़े भी पाए जाते हैं उसमें। तो इससे क्या हुआ, मटर का पौधा उन्होंने इन्हीं कारणों से मटर का पौधा चुना। अभी के लिए केवल बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को वास्तव में सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो और हमारे उस वीडियो को उन तक भी जरूर पहुंचाओ। मैंने शुरू में क्या वीडियो की शुरुआत में ये बात कही, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, तो वीडियो के लिंक उन तक जरूर पहुंचाओ जो कक्षा 10 में वर्तमान में पढ़ रहे हो, राजस्थान में कहीं भी पढ़ रहे हो, उन तक लिंक पहुंचाइए, कम से कम वो भी थोड़ा पढ़ सके। अभी के लिए केवल बस इतना ही। आगे की वीडियो में आपके और जानकारी लेकर के आएंगे। मैं नारायण लाल खारोल, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, जिला भिलवाड़ा।